बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सदीकी भाई और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको हमारा काम, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। नाज़रीन, हमारी कौम के साथ एक बहुत ही बड़ा मसला है, वो ये कि अगर कोई शख्स फ़िरका अहले हदीस के मुतल्लिक़ कोई अच्छी बात करे तो लोग ये कहते हैं कि ये वहाबी हो गया है, और अगर कोई शख्स सुन्नी फ़िरका की कोई अच्छी बात करे तो लोग कहते हैं कि ये सुन्नी है, और अगर कोई शख्स फ़िरका जाफरिया की बात करे तो लोग कहते हैं कि ये तो शिया है। और अगर इसी तरह कोई शख्स सियासत में भी पीपल्स पार्टी के दौर की किसी अच्छे कारनामे की बात करे तो लोग कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है, और अगर कोई नून लीग के दौर के किसी अच्छे मंसूबे, अच्छे कारनामे की बात करे, तारीफ़ करे तो लोग कहते हैं ये तो नवाज शरीफ का सपोर्टर है। और इसी तरह अगर कोई शख्स पीटीआई गवर्नमेंट की किसी बात को अप्रिशिएट करे तो लोग कहते हैं कि ये तो इमरान खान का पक्का सपोर्टर है। और अगर इंसान किसी के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी कोई भी बात ना करे तब भी ये लोग कहते हैं कि छड्डो जी, इन्हों की पता दुनिया किथे वसदी है। तो नाज़रीन, अब पंजाब के वज़ीर-ए-आला जनाब उस्मान बुज़दार ने बेहद करप्शन की है, जिसके सबूत नैब को पहुंचा दिए गए हैं, और हम भी उन्हें बुरा कहते हैं। और इससे पहले भी पीटीआई के जनाब जहांगीर तरीन साहब ने चीनी आटा स्कैंडल में काफ़ी करप्शन की, उसे भी हमने बुरा कहा। हम किसी को सिक्योर नहीं करते, और इसी तरह हम वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी सिक्योर नहीं करते। अगर उन्होंने करप्शन की है तो हम उन्हें करप्ट वज़ीर-ए-आला ही कहते हैं, हालांकि वो मौजूदा गवर्नमेंट के और हमारे सूबा पंजाब के वज़ीर-ए-आला हैं। लेकिन हमें किसी जमात, किसी हुकूमत से कोई गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है सही और गलत से, जिसके दरमियान गलत और सही का फ़र्क साबित करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और नाज़रीन, इसी तरह हम सबको ये चाहिए कि सही को सही और गलत को गलत ही कहें, चाहे उस सही और गलत में हमारा कोई अपना हो, मुलव्विस हो, या कोई गैर मुलव्विस हो, चाहे सही और गलत में हमारा कोई रिश्तेदार मुलव्विस हो या कोई हमारा दुश्मन मुलव्विस हो, हमें हर हाल में सही को सही और गलत को गलत ही कहना चाहिए। तो नाज़रीन, अब जो बातें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, यकीनन मेरे बारे में भी लोग कुछ इसी तरह के ही कमेंट करेंगे कि ये फ़लाँ पार्टी का बंदा है, फ़लाँ पार्टी का बंदा है, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन इंसान को अपने ज़मीर के साथ फ़रेब नहीं करना चाहिए और सही को सही और गलत को गलत ही कहना चाहिए। तो इसी तनाज़र में हम आज बात करने जा रहे हैं साबका वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से, कि उन्होंने जनरल राहील शरीफ साबका आर्मी चीफ़ की रिटायरमेंट के बाद पहले 4 जनरल को छोड़कर 5वें नंबर पर आने वाले जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को आर्मी चीफ़ क्यों बनाया। तो नाज़रीन, ये बात है सन 2016 की, जब इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का धरना चल रहा था। उस वक़्त रावलपिंडी में 10 कोर के कोर कमांडर थे जनाब आज के आर्मी चीफ़ जनाब कमर जवेद बाजवा साहिब। तो उन्होंने एक कोर कमांडर मीटिंग में इमरान खान साहब के धरने की काफ़ी सख्त मुखालफत की, जिसकी रिपोर्ट जनाब उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब तक पहुंची कि ये बंदा इमरान खान के काफ़ी ख़िलाफ़ है और सियासत से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद बाजवा साहब से कुछ मुलाकातें की गईं, और फिर पहले 4 जनरल को छोड़कर, जिनका आर्मी चीफ़ बनने का नंबर था, उन्हें छोड़कर जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ बना दिया गया। और फिर उसके बाद चौधरी मुनीर साहब, जो कि मरियम नवाज साहबा के समधी हैं, उनके एक बहुत ही करीबी और काबिल एतमाद रिश्तेदार जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार को ISI का चीफ़ मुकर्रर कर दिया गया। तो जब पाकिस्तान आर्मी के चीफ़ और ISI चीफ़ दोनों ही बंदे नवाज शरीफ साहब के काबिल एतबार लगा दिए गए, तो फिर उसके बाद ही नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहबा ने खुलकर खेलना शुरू किया, क्योंकि अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि अब पाकिस्तान में सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा। शुरू में उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कई काम किए भी गए। तो फिर जब नए आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब पहली बार उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए गए, और वहाँ पर उन्होंने जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को सल्यूट किया,
तो उस सल्यूट की ख़ास तौर पर तस्वीर बनाकर मरीम नवाज़ साहबा ने सोशल मीडिया पर वायरल करवाई, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि अब पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से नवाज शरीफ साहब की ताबेदार हो चुकी है और ISI चीफ नवीद मुख्तार भी हमारे घर का ही बंदा है, इसलिए अब कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। खैर ये सब चलता रहा और फिर जब पनामा स्कैंडल आया तो नवाज शरीफ का नाम भी उसमें आया, मरीम नवाज साहबा का नाम भी आया। तो अदालत की तरफ से नवाज शरीफ साहब के मामले में उनके खिलाफ एक GIT बनाई गई, जिसमें 2 आर्मी ब्रिगेडियर्स को भी शामिल किया गया, जिस पर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को हुक्म सादर फरमाया कि इन 2 ब्रिगेडियर को कंट्रोल करें और इनसे कहें कि इस GIT में हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ही काम करें। जिस पर बाजवा साहब ने ये कहते हुए मादरत कर ली कि मैं आपके मातहत आर्मी चीफ हूँ और कानून के मुताबिक आप मुझे जो भी आर्डर करेंगे, जो भी हुक्म करेंगे, मैं उसे लाजमी पूरा करूँगा, बल्कि उस पर अमल दरामद भी करवाऊँगा, लेकिन मादरत के साथ मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। और फिर ये GIT अदालत ने बनाई है और आपके मामला अदालतों में चल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अदालतों को ही हैंडल करें ताकि आपके काम में आसानी हो सके। और फिर बाजवा साहब ने यह भी कहा कि मियाँ साहब आप अपने इन मामलात को पार्लियामेंट में और सियासी तौर पर भी हल करने की कोशिश करें, लेकिन मैं इस GIT पर किसी सूरत भी असरअंदाज नहीं हो सकता, क्योंकि ये अदालत की तरफ से बनाई गई है और ये अदालती मामला है। तो फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा साहब के दरमियान दूरियां बढ़ना शुरू हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता केस चलते चलते नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा पर जुर्म साबित हो गए और उन्हें सज़ाएं भी हो गईं। फिर मियाँ साहब की तरफ से अदालतों और जजों को कई धमकियाँ दी गईं, लेकिन लोहे के चने भी कहा गया, मगर इसके बावजूद भी उनका ये फार्मूला भी कामयाब नहीं हो सका। फिर उन्होंने एहतसाब अदालत के एक जज जनाब अरशद मलिक साहब से भी अंदरूनी खाते में एक डील की, लेकिन बिलाखिर वो भी नाकाम हो गई। और फिर उसके बाद नवंबर 2019 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बीमारी का बहाना बनाया कि उनके प्लेटलेट्स बहुत ही कम रह चुके हैं, इसलिए उनकी जान को ख़तरा है, उन्हें इलाज के सिलसिले में लंदन जाने दिया जाए। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि इस प्लेटलेट्स वाले मामले में भी एक फार्मूला इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है EDTA केमिकल। जी हाँ नाज़रीन, EDTA केमिकल एक ऐसा केमिकल है कि जिस छोटी सी शीशी में खून निकाला जाता है टेस्ट करवाने के लिए, उसमें पहले से थोड़ा सा EDTA केमिकल मौजूद होता है, लेकिन डॉक्टर्स के बकौल, जो शायद उन्हें मियाँ साहब के लंदन चले जाने के बाद ही समझ में आया कि अगर खून टेस्ट करवाने वाली इस छोटी सी शीशी में EDTA केमिकल की मकदार को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो ये खून में मौजूद प्लेटलेट्स को ख़त्म करके बहुत थोड़ी सी मकदार में बाकी छोड़ता है। तो फिर नवाज शरीफ साहब के मामले में भी ऐसा ही किया गया, क्योंकि नाज़रीन आप तो जानते हैं कि डॉक्टर ना तो खून का सैंपल लेकर लेबॉर्ट्री में जाते हैं और ना ही वो लेबॉर्ट्री में बैठते हैं, बल्कि लेबॉर्ट्री में लैब टेक्नीशियंस ही मौजूद होते हैं जो टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं। चूँकि इस सारी सिचुएशन में हॉस्पिटल के कुछ मुलाजमीन भी साथ मिले हुए थे जिन्होंने अच्छी खासी रिश्वत वसूल की हुई थी, तो होता ये कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब का खून निकाल के उस छोटी सी शीशी में डालकर लेबॉर्ट्री में ले जाया जाता, तो जाते हुए रास्ते में ही उस शीशी में EDTA केमिकल की मकदार को बढ़ा दिया जाता और फिर जब वो ब्लड लेबॉर्ट्री में जाता और फिर वहाँ पे टेस्ट होता और जब रिपोर्ट बनकर डॉक्टर्स के सामने आती तो डॉक्टर सर पकड़कर बैठ जाते कि इतने कम, यानी 10,000 के करीब प्लेटलेट्स होने पर लगता ऐसा है कि मियाँ साहब अब चंद दिन के ही मेहमान हैं। तो नाज़रीन जब डॉक्टर्स मियाँ साहब की इन जैली रिपोर्ट्स के सामने बिल्कुल बेबस हो गए तो फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मियाँ साहब को स्टीरॉइड्स देने चाहिए और उन्होंने मियाँ साहब को स्टीरॉइड्स देने शुरू कर दिए। उससे भी एक फार्मूला है कि उससे प्लेटलेट्स में इजाफा होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पर मामला ही कुछ और था, ब्लड लेने के बाद लैब में पहुँचने से पहले ही उसमें EDTA केमिकल की मकदार को बढ़ाकर ज़्यादा डाला जाता था, जिसकी वजह से उसमें प्लेटलेट्स ख़त्म हो जाया करते थे। इसी वजह से डॉक्टर के स्टीरॉइड देने से भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा,
उसके बाद भी जब सैंपल लिए गए, उन्हें लैब में चेक करवाया गया, तो वो पहले की तरह ख़तरनाक ही रिपोर्ट सामने आई, जिस पर डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और हुकूमत से गुजारिश की कि ये हमारे बल्कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी डॉक्टर के बस की बात नहीं, और मियाँ साहब का इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इसलिए इन्हें इलाज के लिए लंदन जाने दिया जाए, वरना अगर ये यहाँ रहे तो ये यकीनन ज़िंदा नहीं बचेंगे और ये मामला डॉक्टर्स और हुकूमत के गले पड़ जाएगा। तो फिर इसी फार्मूले को बुनियाद बनाकर मियाँ साहब अदालतों से लंदन जाने की इजाज़त लेने में कामयाब हो गए और बिलाखिर वो लंदन चले गए। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से लंदन के लिए रवाना हुए थे, जब वो जहाज़ में सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, उन्होंने ताज़ा शेव बनाई हुई थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये इतने कम प्लेटलेट्स वाले आदमी हैं, वो बहुत ही तंदुरुस्त से लग रहे थे। लेकिन फिर मियाँ साहब ने जब लंदन जाकर पहले 10-15 दिन के अंदर अपनी 2 रिपोर्ट्स हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक से करवाईं, तो उनमें से एक रिपोर्ट में प्लेटलेट्स की तादाद 2,20,000 के करीब और दूसरी रिपोर्ट में 2,38,000 प्लेटलेट्स उनके आए, जो कि एक बिल्कुल तंदुरुस्त इंसान के प्लेटलेट्स की मकदार होती है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान से लंदन जाने में 10 दिन के अंदर अंदर ऐसा कौन सा जादू किया गया कि मौत के दहाने पर खड़ा एक 60 साल से ज़ायद उम्र का इंसान अचानक तंदुरुस्त हो गया। तो नाज़रीन, ये सब कमाल था EDTA केमिकल का, जिसे इस्तेमाल करके मियाँ साहब ने पूरी कौम को, हुकूमत को और अदालतों को चूना लगाया और फिर लंदन के लिए रफू चक्कर हो गए और लंदन में जाकर पक्के डेरे लगा लिए। नाज़रीन, मियाँ साहब की बकिया स्टोरी हम फिर किसी भी व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा काम, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए